हेलो जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्निज़्म। मॉडर्निज़्म एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्निज़्म बेसिकली एक मेजर लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट थी। लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी और ये अपने पीक पे पहुंची थी अर्ली 20th सेंचुरी में। स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर वन हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो ये पीक पे पहुंच चुकी थी। ये बेसिकली मार्क की जाती है, इसमें जो बेसिक बातें थी वो रेडिकल ब्रेक था। यानी इंतहा पसंदान टोटली कट ऑफ हो गए थे अपने ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से, उनकी थिंकिंग से, उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से। बेसिकली बात ये हुई कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो जो यंग पीपल थे जो 20th सेंचुरी के, उन्होंने विक्टोरियन एज को हिपोक्रिटिकल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने जो विक्टोरियन आइडियल्स थे उनको मीन और सुपरफिशियल और स्टूपिड कहना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो यंग लोग थे 20th सेंचुरी के, इनका ये जो रिबेलियस मूड था, इसने मॉडर्न लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो ये जो मॉडर्निज्म थी, इन्होंने वहाँ के जो नॉर्म्स थे लिटरेचर में या वहाँ के कल्चर में, उनको चैलेंज किया था। फॉर एग्जांपल क्लियर नैरेटिव्स, फिक्स्ड मीनिंग या जो भी वहाँ पे मॉरल क्लैरिटी और जो उनके राइटिंग्स में, उनके कल्चर में सारी चीज़ें थी, मॉडर्निज्म ने उसे चैलेंज किया था। मैं थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में बताती हूँ। सबसे जो मेजर कॉजेज़ थे कल्चरल या सोशल चेंज के, सबसे पहला जो रीज़न था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि लोग जो थे उनका वे ऑफ लिविंग, उनका वे ऑफ वर्किंग वो शिफ्ट हो गया था। जो सोसाइटीज़ थी वो शिफ्ट हो गई थी मशीनरी की तरफ और अर्बनाइज़ेशन की तरफ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद आप कह लें कि मॉडर्निज़्म स्टार्ट हो गई थी। और जो सबसे मेन रीज़न था, जो सबसे मेन रीज़न था, जो मुझे लगता है वो वर्ल्ड वॉर वन थी। जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज़्यादा जानें लोगों की गई और लोगों के जो ईमान थे, लोगों के जो फेथ थे रिलीजन के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो सारे हिल गए। यानी लोगों ने हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि उनका ऑलरेडी रिबेलियस मूड था कल्चर की तरफ, राइटिंग्स की तरफ, लिटरेचर की तरफ, इसने सारे सब कुछ बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया था। हर चीज़ जो थी वो क्वेश्चन की जा रही थी उस टाइम पे। जो विक्टोरियन सोसाइटी थी या जो विक्टोरियन एज थी, उसमें जो चीज़ें ऑनरेबल या ब्यूटीफुल कंसीडर की जाती थी, उन्हीं के जो बच्चे थे यानी जो मॉडर्न यंग जनरेशन थी, उन्होंने इस चीज़ को मीन और अगली समझना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रिलीजियस, मॉरल, कल्चरल जो सर्टेनिटीज़ थी, जो मतलब उन सब का कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। वो सारी जो थी वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। उन सब के ऊपर क्वेश्चन कर किया जाने लगा। और उसके बाद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, जो वर्ल्ड थी वो मोर कनेक्टेड हो गई। यानी पहले तो फ्रेगमेंटेड थी इतनी ज़्यादा, जब टेक्नोलॉजी आई दुनिया में तो उसके बाद वर्ल्ड मोर कनेक्टेड हो गई। मॉडर्निज्म का जो मेन वजह थी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी थी। जो राइटर्स थे, मतलब वो मॉडर्न राइटर्स थे, उन्होंने ये फील किया कि जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है वो ज़्यादातर अब मॉडर्न वर्ल्ड का ट्रुथ कैप्चर नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसकी फॉर्म में, लैंग्वेज में, उसके वे ऑफ नरेशन में थोड़ी चेंजिंग्स करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ, जो मॉडर्निज्म और विक्टोरियन एज में थोड़ा सा डिफरेंट था। जो विक्टोरियन थे उन्होंने वॉइस ऑफ अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन इन्होंने हर चीज़, जो मॉडर्निज्म थे या जो मॉडर्न थे, जो यंगस्टर्स थे, इन्होंने हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं मेजर करैक्टरिस्टिक्स, जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसके जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते थे इंडिविजुअलिज्म की। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था वो इंडिविजुअल की जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो इनर एक्सपीरियंस है या उसके जो पर्सनल ट्रूथ्स हैं, जो सब्जेक्टिव ट्रूथ्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता था। उसके बाद डिसइल्यूजनमेंट आ गई। जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी तो एक डीप सेंस ऑफ लॉस, कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट थी लोगों में, सोसाइटी में, पास्ट के बिलीव्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अलाइनेशन की। कैरेक्टर्स जो थे वो मोस्टली डिसकनेक्टेड फील करते थे सोसाइटी से। फ्रेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक स्मॉल पार्ट जो अपने होल से डिफरेंट हो गया, यानी एक फुल से डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जांपल एक गिलास के ढेर सारे कांच हैं, तो वो जो एक कांच है वो पूरे गिलास से डिफरेंट हो गया। फ्रेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये है। लिटरेचर जो था उसमें क्लियर बिगनिंग, मिडल और एंड जो था वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। जो स्टोरीज थी वो मोस्टली ब्रोकन होती थी, उनमें कोई लीनियर नहीं होता था, नॉन लीनियर जो स्टोरीज हैं वो आना स्टार्ट हो गई। फिर राइटर्स जो थे वो क्या करते थे कि उन्होंने ट्रेडिशनल लिटरेरी रूल्स को ऑब्वियसली ब्रेक कर दिया था, उन्होंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया कि वो स्ट्रक्चर के साथ, पंक्चुएशन के साथ और नरेटिव वॉइसेस के साथ खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनका जो यानी जो उनका वर्क था, उसके बाद उनके वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पाई जाती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि वो एक टेक्निक जो कैरेक्टर्स की थॉट्स और उसकी फीलिंग्स का फ्लो दिखाता है। उसके बाद सिंबोलिज्म और मिथ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, यानी एंशिएंट मिथ्स का, लिटरेरी एल्यूजन्स और बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते थे जो मॉडर्न एक्सपीरियंस को डीपली प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। उसके बाद एम्बिग्विटी आ गई। एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि एक वर्ड उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं।
तो एम्बिग्विटी यूज़ की जाती थी, मीनिंग्स जो थे वो अनक्लियर होते थे, उनकी ढेर सारी इंटरप्रिटेशंस होती थी, वो ओपन थे, यानी कोई भी अपनी मर्ज़ी की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें। और वो जो ऑथर था, ये जो राइटर था, वो ज़्यादातर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन मतलब फुली एक्सप्लेन नहीं करता था, वो ओपन कर देता था, अपनी इंटरप्रिटेशंस रखें, अनक्लियर उसकी एंडिंग्स आप कह लें। ये तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी। अब हम इसके थोड़े से कॉमन थीम्स जो मॉडर्निज़्म में पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज़ आई ऑलरेडी डिस्कस्ड के ब्रेकडाउन ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज़, सोशल और मोरल वैल्यूज़ का ब्रेकडाउन उनसे कट ऑफ कर लिया था इन्होंने। उसके बाद आइडेंटिटी और सेल्फ के क्राइसिस चल रहे थे मॉडर्निज़्म में, फ़ियर, एंग्ज़ायटी और मेंटल स्ट्रगल चल रही थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 ने एक दफ़ा दुनिया को हिला के रख दिया था, यानी लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। वर्ल्ड वॉर 1 एक बहुत आप कह लें बहुत बड़ा नुकसान था ह्यूमैनिटी का, सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ का, जिस तरह मतलब वो सारा सिस्टम हुआ। उसके बाद लॉस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सबसे बड़ी जिसका जो लॉस था वो रिलीजन का था। लोगों का रिलीजन से बिलीफ बहुत ज़्यादा उठ गया था। उसके बाद सर्च फॉर मीनिंग इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, एक मीनिंग, ये बहुत अच्छी बात है कि मीनिंगलेस वर्ल्ड में वो मीनिंग को सर्च करने निकले थे। मॉडर्निज़्म में, मॉडर्न लिटरेचर में हम अब्सर्डिटी को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग फील करते हैं, देखते हैं। उसके बाद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम एंड मेमोरी, उनके वर्क में, उनके लिटरेचर में, उनकी पर्सनैलिटीज़ में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी देखते थे, टाइम की, मेमोरी की। उसके बाद इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्निज़्म, मॉडर्निज़्म पे कौन-कौन से इन्फ्लुएंसेस है? सबसे पहले फ्राइडियन साइकोलॉजी, जो सबसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो फ्राइड की साइकोलॉजी, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इड और ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडर्निज़्म में देखते हैं। जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, यानी किस तरह से जो हम टाइम और रियलिटी को देखते थे, किस तरह से वो चेंज हुई है, वो थ्योरी उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था मॉडर्निज़्म को। मार्क्सिज़्म थ्योरी ऑब्वियस इसने चैलेंज किया था कैपिटलिस्ट सोसाइटी को और इनइक्वालिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया था, चैलेंज किया था। नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी है, उसने बहुत ज़्यादा डिक्लेयर किया था कि गॉड इज़ डेड, और बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चनेबल बना दिया था। बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन होने लग पड़े थे। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने लग पड़े थे। वर्ल्ड वॉर्स, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर जो थे उन्होंने ग्लोबल ट्रॉमा और डिसओरिएंटेशन की एक लहर पैदा कर दी थी। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्निस्ट राइटर्स के और उनके वर्क के, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्निज़्म को। सबसे जो बड़ा नाम है, सबसे जो पहला नाम है, वो टी.एस. इलियट का आता है। उनका जो वर्क है द वेस्टलैंड, वो 1922 में लिखी थी। उसमें ये एक कॉम्प्लेक्स पोएम थी जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को, रिलेशंस में एम्प्टीनेस दिखाई थी, इल्यूजन्स का यूज़ किया था, मिथ्स का यूज़ किया था, उसमें मल्टीपल वॉइसेस का यूज़ किया था। उसके बाद जेम्स जॉयस आ जाते हैं। इनका एक वर्क था यूलिसिस, 1922 में इन्होंने लिखा, नोन फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया था। रेडिकल स्ट्रक्चर, रेडिकल का मतलब होता है इंतहा पसंद स्ट्रक्चर उन्होंने यूज़ किया था। और लिंग्विस्टिक इनोवेशन, लिंग्विस्टिक में इनोवेशन लेके आए थे लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न सोसाइटी का, मॉडर्निज्म का, मॉडर्न लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनका जो वर्क था मिसिस डॉलवे और टू द लाइट हाउस, अब इसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया था साइकोलॉजिकल डेप्थ। अब आप अगर कभी टू द लाइट हाउस पढ़ें तो उसमें उन्होंने किस तरह करैक्टर्स का पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम के लोगों के जज्बात, लोगों के जो माइंड सेट्स होते हैं, उनके जो मेंटालिटी होती है वो किस तरह चेंज हो जाती है, इन्होंने उसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल डीपनेस को दिखाया था। फ्रांस काफ्का की जो मेटामॉर्फोसिस और जो द ट्रायल था, इसने बेसिकली एक्सप्रेस किया था अलाइनेशन को, अब्सर्डिटी को, और इन्होंने शो किया था कि किस तरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनएस्केपेबल हैं, वो पावर जिसे हम एस्केप नहीं कर सकते, इन्होंने उसको एक्सप्रेस किया था। उसके बाद एज़रा पाउंड, उनका जो वर्क था द कैंटोस, इसमें बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पोइट्री को एडवोकेट किया था। उन्होंने फ्रेज़ को, यानी मेक इट न्यू फ्रेज़ को कॉइन किया था एक किस्म का। उसके बाद आ जाता है विलियम फॉकनर, इनका एक नाम है मॉडर्न लिटरेचर में। इनका जो एक वर्क था द साउंड एंड द फरी, इसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया था और एक्सप्लोर किया था कि किस तरह जो साउदर्न आइडेंटिटी है और जो फैमिली डिक्लाइन है, यानी आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप की एम्प्टीनेस और उनका जो डिक्लाइन था उसको इन्होंने शो किया था। मॉडर्न राइटर थे वो अपनी, यानी मॉडर्निस्ट जो राइटर थे उनकी क्या क्या टेक्निक्स थी जो वो राइटिंग में यूज़ करते थे। जो सबसे पहली और मेन टेक्निक है, मेन मेथड था, वो था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी जो थॉट्स थी वो इलॉजिकल होती थी, अनऑर्डर होती थी मोस्टली। करैक्टर है उसका फ्लो ऑफ थॉट्स हम लोग देखते थे। उसके बाद इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग ये बेसिकली फोकस था, ये डीप फोकस था करैक्टर की इंटरनल डायलॉग पे। इंटीरियर मोनोलॉग क्या है कि वो जो बातें खुद से करता था, जो करैक्टर था उसकी इंटरनल डायलॉग्स जो थे, उसकी इंटरनल जो डिस्कशन थी, ये एक डीप फोकस था।
एलियन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिथ्स का यूज़ किया, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट का, और क्लासिक लिटरेचर से वो रेफरेंस से यूज़ करते थे। उसके बाद इमेजिज़्म आ जाता है, जिसमें वो प्रिसाइज़, क्लियर और इमेजेस यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में, और इसमें इमेजिज़्म में सबसे बड़ा नाम एज़रा पाउंड का आ जाता है। अनरिलायबल नरेटर, जो नरेटर है वो बाइस्ड और मेंटली अनस्टेबल भी होते थे। उसके बाद नॉन लीनियर नरेटिव, इवेंट्स जो थे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन और अहम बात की, इम्पैक्ट क्या था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, रीडिफाइन कर दिया था लिटरेचर को। मॉडर्न लिटरेचर को विक्टोरियन लिटरेचर से टोटली चेंज कर दिया था। मॉडर्निज्म जो थे उन्होंने रीशेप किया था कि किस तरह स्टोरी जो थी वो बताई जाती थी, और लिटरेचर जो है वो क्या कुछ एक्सप्रेस कर सकता है। इंस्पायर लेटर मूवमेंट्स, अब जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म, अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जो सारी चीज़ें थी ये इंस्पायर हुई थी मॉडर्न लिटरेचर से। उसके बाद एक्सपेंडेड क्रिएटिव फ्रीडम, जो सबसे मेन और अहम बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि उन्होंने राइटर्स को वो करेज दिया था, वो उन्होंने उनको एक अथॉरिटी दी थी कि वो एक्सप्लोर करें टैबू थीम्स को, इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड्स को, और यानी ऑथर्स को थोड़ी ज़्यादा रियायत मिल गई थी लिखने में। उसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात कर लें, ऑल्दो ये जो मॉडर्निज्म है ये अमेरिका और यूरोप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो मॉडर्निस्ट आइडियाज़ थे वो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस हुए थे। मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे उन्होंने कट ऑफ कर लिया था अपने ट्रेडिशन से, बिलीव से, और उन्होंने ट्रू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ को एक्सप्रेस किया था। उन्होंने डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को ऑफर किया था, सिंबॉलिक मीनिंग यूज़ किए थे, लिटरेरी इनोवेशन और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको उन्होंने चैलेंज किया था। ये बेसिकली मॉडर्निज्म जो है वो रीडर को चैलेंज करता है कि वो सोचें, वो रिफ्लेक्ट करें और लिटरेचर के साथ इंगेज करें एक न्यू वे में। ये मोस्टली अनकंफर्टेबल भी होता है, लेकिन डीपली ये इन रिच वेज में होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।